नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देखा ना, मैंने कहा था मोदी दबाव की राजनीति कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इतिहास के गर्त में चले जाएंगे। क्योंकि मोदी का एक विज़न है और मोदी का जो ब्रांड बना है उस विज़न में राष्ट्र प्रथम है, जिसका चहुमुखी विकास, जिसमें सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत जो ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर हैं उनको भी नए कलेवर में पेश करते हुए, उसके साथ मॉडर्निटी आधुनिकता को जोड़ते हुए उससे भी देश के लिए कुछ फ़ायदा लेना है। और इसका असर आपको वाराणसी में दिख सकता है, अयोध्या में दिख सकता है, यहाँ तक कि मथुरा में दिख सकता है, महाकाल कॉरिडोर में दिख सकता है और देश के तमाम उन शहरों, उन स्थानों पर दिख सकता है। लेकिन जब ऐतिहासिक परिणाम 4 जून को आए, उसके बाद अपेक्षाएं जो लोगों की थी कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा वोट के बाद सरकार बनने के लिए एक पार्टी के रूप में और एक घटक दल, बड़े घटक दल के साथ साथ आप कह सकते हैं एक ब्लॉक के मजबूती के रूप में। और मैं शुरू से ये आपको बात कहता रहा हूँ और इसके लिए मैं दावा कर सकता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि एक सशक्त एनडीए ही मोदी के नेतृत्व में उभर कर सामने आएगा और उसकी मिसाल मोदी देंगे। और ऐसा कुछ ही उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में कल जब एनडीए की मीटिंग थी, सभी सांसद जिसमें उपस्थित थे और बहुत अच्छे तरीके से सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, जहाँ तक कि उनको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए का नेता चुना गया, तो उसमें नायडू ने बहुत कुछ कहा, नीतीश कुमार ने भी बहुत कुछ कहा और चिराग पासवान ने भी बहुत कुछ कहा। अब ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में दो ही सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं और कम से कम शपथ ग्रहण तक तो उठेंगे कि किसका प्रेशर टैक्टिक्स ज़्यादा कारगर हो रहा है, कौन मंत्रालय मांग रहा है और क्या मोदी दबाव में काम करेंगे। ये 3 बात चल रही और मैं तीनों पे कह रहा हूं कि मोदी दबाव में काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि 10 साल या उससे समय पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे या संगठन के नेता के रूप में जब वो काम करते रहे, तो दबाव में तो काम करना ही नहीं जानते, लेकिन सबको मिला करके चलते हुए अपनी बात को आगे रखते हुए सबकी बात को उसमें समाहित करने का जो तरीका मोदी ने ढूंढ निकाला है वो किसी नेता में वो दिखाई देता नहीं है। जिसे लोग सहमति की राजनीति बनाते हैं, कभी कभी वो मजबूरी की राजनीति होती है। मोदी को मजबूरी की राजनीति करनी नहीं है, क्योंकि किसके लिए वो करेंगे? वो देश की जनता के लिए करेंगे, उनके आगे और पीछे कोई है नहीं। और यही बात योगी पर लागू होती है। इसलिए मोदी और योगी का जो फैक्टर है और ये जो ब्रांड है, इस पे देश की जनता की मुहर 2024 में भी लगी है। नायडू ने जो कहा, आप समझिए 91% स्ट्राइक रेट रहा है आंध्र प्रदेश में, और नायडू ने खुल के बोला मोदी के नेतृत्व में हमने ऐसा किया। जनसेना पार्टी के नेता ने भी यही बात कही कि आंध्र में इतनी बड़ी सफलता मिली तो मोदी के कारण मिली। शिवसेना शिंदे गुट, जिसके नेता शिंदे हैं, उन्होंने भी वही बात कही। और चिराग पासवान ने तो इतनी बड़ी बात कही कि अगर उस बात को लोग समझ जाएं तो वो ये जान जाएंगे कि वास्तव में कितने समझदार लोग इस गठबंधन को चलाने के लिए आगे बढ़े हैं। चिराग पासवान ने कहा मोदी हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री। वो बार बार सब बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरह से उनको अपना बेटा मानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आगे बढ़ेगा और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे बिहार का। और बिहार का चुनाव साल भर भी पूरा नहीं है, 2025 में चुनाव होना है, आप जानते ही हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि गठबंधन सरकारें चलती या चलाई जाती रहीं, वैसे मोदी सरकार ये तीसरा कार्यकाल उसका इस तरह से रहेगा, वो बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचना है। और कम से कम वो लोग जो देश को मोदी
के आधार पर चलते हुए जब देख रहे थे, जिस पर उनकी सहमति थी। हालांकि लोग कह सकते हैं कि ये मोदी की भक्ति है या अंधभक्ति है, जो भी कह लें, लेकिन ये लोगों की इस देश के प्रति भक्ति है कि मोदी जैसा व्यक्ति या योगी जैसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है वैसा मिला है। अन्य नेता भी इस तरह से हैं। मैं तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में कह सकता हूं। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को मैंने वाजपेयी के समय से देखा है। चंद्रबाबू नायडू का जो विजन है, और आंध्र प्रदेश को जब सम्मिलित आंध्र प्रदेश था तो जितना उन्होंने आगे बढ़ाया, बेंगलोर उसके सामने फेल हो गया था। दूसरा आईटी हब अगर तब आंध्र प्रदेश को विशेष करके हैदराबाद को बनाया था तो चंद्रबाबू नायडू ने बनाया था। इसलिए चंद्रबाबू नायडू का विजन इतना बड़ा होगा क्योंकि वो 10 साल के एक तरह से वनवास के बाद राजनीति में वापसी कर रहे हैं, और धमाकेदार वापसी। तो हो सकता है कि पैकेज की मांग हो सकती हो, लेकिन उसके भी मांगने का तरीका हो सकता है, नीतीश के भी मांगने का तरीका हो सकता है। लेकिन बहुत दबाव के तहत इतना मंत्री दे दिए तभी हम करेंगे, नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत मोदी को है ही नहीं। और अगर मोदी ये दिखाते हुए दिख गए कि वो मजबूरी की राजनीति करना चाहते हैं तो फिर मोदी पसंद रह ही नहीं जाएंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसलिए जिस दिन शपथ होगा, अर्थात कल शाम 6 बजे शपथ होगा, आप अगले दिन अर्थात सोमवार के दिन से ही देखेंगे ताबड़तोड़ एक्शंस होंगे। तो मोदी ने बता भी दिया है कि वो एक्शन क्या लेने जा रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो जन जन तक पहुंचेगा तो लगे कि हाँ मोदी सरकार काम कर रही है, उसका असर आपको 1 महीने में तो दिखना ही दिखना है। क्यों? क्योंकि मोदी ने भी कहा मुझे 10 साल का वो अनुभव है कि जो 10 साल में हमने किया उस अनुभव को हम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिसकी तैयारी हमने आपको बताया था कि, और उस समय जब पहला चरण भी नहीं हुआ था, आप हमारे वीडियो में जाके देख लीजिए कि 100 दिन की प्लान बन गई। बाद में मोदी जी ने उसको कहा कि 125 दिन का प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग में दिख जाएगा, और प्लानिंग में 2 ही 3 चीजें दिखेंगी। सबसे बड़ी बात कि भारत का जो वैश्विक आधार बना है एक ताकत के रूप में, वो बहुत जल्दी विदेश मंत्रालय के एक्टिवेशन से दिखेगा। दूसरा, रोजगार या स्वरोजगार को लेकर के जो प्रयास चल रहे हैं उसका एक्टिवेशन देखेगा। और तीसरा, जो लोग ये सोचते हैं कि दबाव के बाद जय श्री राम का नारा बहुत निष्प्रभावी हो जाएगा, उसका भी स्वरूप आप देखिएगा। और बहुत गलतफहमी में है लोग कि अयोध्या का महत्व कम हो जाएगा। अयोध्या तो भारत की एक सांस्कृतिक नगरी बनने जा रही है, जिसका स्वरूप होगा कि वो आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में और विकसित किया जाएगा। कोई बात नहीं, चुनाव में जीत हार तो होती रहती है, उस हार के कारण बहुत हैं, और उसके लिए जिम्मेदार नड्डा और अमित शाह हैं। इसको कहने में तो कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए। अगर सचमुच में लोग चाहते हैं कि ये पार्टी जो राष्ट्रवाद को आगे लेके जा रही है उसमें क्या कमी है तो बोला जाए। मैंने आपको बताया कि पूर्वांचल के 5-6 सीटों के बारे में तो मैं बता सकता हूं कि वो जीती जिताई सीट जान करके हराई गई आपसी कलह के द्वारा। वो ऐसे कैंडिडेट ही नहीं थे जिनको दिया गया। क्यों दिया गया, वो सब तो चर्चा का विषय है, और उस पर एक्शंस होंगे। बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो एक्शंस होंगे। लेकिन बात मोदी ने जो कह दिया है कल संसद के सेंट्रल हॉल में, मायने और मतलब साफ है। और ये भी कहा ना कि कोई फोन आ जाए तो मत समझ लीजिएगा कि मंत्री हमारा बनने का समय आ गया है। ये सब मीडिया के या उससे जुड़े लोग जो गॉसिप्स करते हैं, उस गॉसिप्स में नहीं फंसना है। और मुझे याद है 2014 और 2019 में भी उनका अंदाज यही था। तो मोदी अपने ब्रांड पर धब्बा लगने ही नहीं देने वाले। रही बात चिंता ये कि ये सरकार कब तक चलेगी, इसकी भी चिंता करनी ही नहीं है। हाँ, सहमति के साथ, और सहमति का तरीका होता है आगे बढ़ना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जानती है, क्योंकि 3 बार तो लगातार और वाजपेयी शासनकाल में उसका परफॉर्मेंस वो दिखा है। और इस बार तो 2004 वाला केस नहीं हुआ, और तब भी भारत का उदय उसी तरीके से हो रहा था। वो गड़बड़ी यहां दिखी जरूर, एक डेंट जरूर लगा है, लेकिन आए तो मोदी ही और प्रधानमंत्री बने। और इसके पीछे जो मामला है, सीधा सा मामला है, जॉर्ज सोरोस
नेविल राय सिंघम कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक पूरी यूनिटी काम कर रही थी, मोदी को उनको सबक सिखाना है। और उसमें कांग्रेस ने ब्रिजिंग का काम किया है। राहुल गांधी ऐसे थोड़ी अमेरिका और ब्रिटेन जा रहे थे। और ये सब समझी बात है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अनजाने में हो गया था। कहाँ ये काम किया गया है समझिए। देखिए, एक वर्ग जो आज 8500 रुपये कांग्रेस दफ्तरों में खड़े होके वो मांग रहे हैं और मांग रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और नाम लेना भी नहीं चाहिए, उनका पता था वो वोट नहीं देना था उनको, लेकिन भाई इस देश के नागरिक हैं, आप दीजिए। ये वो उनकी धृष्टता है, मक्कारी है कि वो आपसे हर सुविधा भी लेंगे और आपको वोट भी नहीं देंगे। क्यों आप चिंता करते हैं? हाँ, एक नागरिक के रूप में चिंता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाए और मोदी बदल करके और लगे दिखावे वाली धर्मनिरपेक्षता की बात तो मोदी करने वाले नहीं। और अगर मोदी ऐसा करेंगे तो उनको करने नहीं दिया जाएगा। समझिए इस बात को, करने ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो राष्ट्रवादी सोच के वो लोग हैं जो अपना समय खपाते हैं, उनको कोई बहुत कुछ मोदी ने दे दिया हो ऐसा नहीं है। कम से कम मैं तो ऐसा कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 24 साल के अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में मैं भी बहुत अच्छे पदों पर रहा हूं, टीवी से लेकर के और समाचार पत्रों में। मेरी कोई अपेक्षा नहीं रही, लेकिन मोदी ब्रांड इस देश की जरूरत है, क्योंकि मोदी इस देश के लिए साधन है, साध्य नहीं। इसलिए भक्ति का प्रमाण पत्र देने वाले जान लो, हमारे लिए मोदी अभी भी साधन हैं। और उस साधन को देश की जनता का प्यार उनको उस स्तर पर गिरने और झुकने नहीं देगी। क्या समझ रहे हैं आप? कतई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रही बात कांग्रेस की फड़फड़ाहट, तो समझ में आ रही। जयराम रमेश आज बयान दे रहे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यहां तो 3 प्रधानमंत्री हैं, 3 केंद्र हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, मोदी जी। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। कम से कम ये तो अब नहीं कहा जाएगा ना कि मोदी जो है वो तानाशाह बन गए। तानाशाह मोदी पहले भी नहीं थे, लेकिन जो तानाशाही का अंदाज आप दिखाते रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग, इंडिया अलायंस के लोग इस ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए दुश्मन है, लेकिन वो जो फड़फड़ाहट में जल्दी पद पा जाएं और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार करके मंत्रिमंडल बना करके और जल्दी जल्दी आने लगे पैसा, वो नहीं हो पाएगा और वो मोदी होने ही नहीं देगा। और अभी तो बहुत कुछ होना है, होना तो अभी बहुत कुछ है। स्थिति ऐसी बना दी जाए कि लेन देन के मामले में 4 बार सोचेंगे लोग, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। ये जो बेरोजगारी का जो 70 साल का इतिहास है, वो हुआ किस लिए? दिखावे के लिए रोजगार दिया जाता है और उस रोजगार का कोई मतलब नहीं। आप इतना सशक्त बनाइए कि रोजगार लोग स्वयं पैदा करें। इसलिए इस देश का यूथ अगर सोचा है, या भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई सेवक नहीं हूँ, मैंने अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में कोई ऐसा अप्रोच नहीं रखा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जा करके और नेताओं को पटाऊं, ये भी काम मैंने नहीं किया। और मैं उस पद पर रहा कि मैं जाता तो इस तरह से पटाता, मैं ये काम नहीं करता। लेकिन मोदी के प्रति एक बहुत बड़ी आश्वस्ति का भाव है कि जब तक मोदी हैं, हमारे सोच का जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें सब नागरिक समान हैं। लेकिन ये कह रही बाप रे बाप गड़बड़ हो जाएगा, टोपी वाले गड़बड़ कर देंगे ना। अगर मोदी उसके सामने झुकते हुए दिखे तो फिर मोदी प्रधानमंत्री रह ही नहीं पाएंगे। हाँ, गलतियां हुई हैं, कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास आया। और एक ही गलती मैं मानता हूं, जब जेपी नड्डा ने आरएसएस पर जो टिप्पणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी अब सशक्त हो गई है कि हमें बहुतों की ज़रूरत नहीं है। उसके मायने यही है, लैंग्वेज कोई दूसरा था, हालांकि बहुत कन्फाइंड वे में वो बात कहने की थी। बिना आरएसएस के, बिना संघ परिवार के भारतीय जनता पार्टी का वजूद है ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते रहे वो इस पार्टी के विरोधी रहे कि मोदी तो आज इतने सशक्त हैं कि वो संघ को भी कुछ नहीं समझते। गलत। मोदी समझते हैं मोदी के उस परफॉर्मेंस को उनके अधीन काम करने वाले, और कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो नहीं समझा। और अमित शाह जी ने कहा गलती की, वो सब कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पे दिखाई दे रहा है। मैं उदाहरण सहित बता सकता हूँ, वहाँ उनकी चली है, योगी की नहीं चली है। इसलिए जो लोग योगी को हटाने की बात कर रहे हैं वो भूल जाए। कल पीठ थपथपाते हुए जो बात दिखी
वो तो उन्होंने बांसुरी स्वराज को भी आशीर्वाद दिया, बहुत नेताओं को दिया, क्योंकि योगी ब्रांड जो है ना वो पूरक है मोदी ब्रांड की इस स्थिति का। ऐसे चंद्रबाबू नायडू ने थोड़ी कह दिया ग्लोबल लीडर, वो ग्लोबल लीडर है और उसके बराबरी में पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा राहुल गांधी को। आप एक सफलता पाए हैं, विपक्ष के नेता होने जा रहे हैं, संसद का गठन हुआ नहीं और आपने शेयर के मामले में जेपीसी गठन करने की मांग कर दी। अरे कुछ संसदीय मर्यादा और आचरण और आप इतने सीनियर लीडर हो चुके, प्रभु आप कब समझेंगे? लेकिन हाँ, आप खुश हो सकते हैं, 99 पहुंच गए, खुश हो सकते हैं, आप अपने तरीके से चलिए। मोदी ब्रांड की चिंता ऐसे करते रहिए, संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा करते रहे और उसकी पूरी रूपरेखा बनी है। जो केरोसिन की बात राहुल बाबा करते रहे हैं वो है, ऐसे थोड़ी कंगना रनौत को थप्पड़ मार दी और उस सीआईएसएफ की महिला को जो है वो बिल्कुल नेता की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे ही थोड़ी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मणिपुर में हिंसा की फिर जो है ज्वाला भड़क उठी है। ये सब होता रहेगा और अभी तो किसान आंदोलन उसका नया स्वरूप भी दिखेगा, लेकिन ये सब दबाव की राजनीति होगी। और तब आप कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दबाव बनाएंगे कि नहीं भाई इनको सुनिए सुनिए सुनिए, तो उनको भी उनके दबाव को कंट्रोल करने के सारे तरीके हैं और अव्वल तो वो करेंगे नहीं। और कम से कम मैं नीतीश कुमार के बारे में तो नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में कह सकता हूं कि चंद्रबाबू नायडू का विजन पिछले 4 दशकों में, और मैं तो 2001 से उनको देख रहा हूं, जान रहा हूं, समझ रहा हूं, बहुत लेख लिखे हैं। मैं तब मैं न्यूज़पेपर में काम करता था, स्पेशल स्टोरीज लिखता था, मुझे मालूम है चंद्रबाबू नायडू का विजन मोदी से कम नहीं है। और गुजरात को अगर मोदी ने बनाया तो चंद्रबाबू नायडू ने भी जो एकीकृत आंध्रा था उसको उन्होंने बनाया था। उनके पास विजन है, इसलिए उनको अभी आंध्र प्रदेश को संभालना है, नई राजधानी को बनाना है, उसके पैसों की ज़रूरत होगी, वो सब मांग कर सकते हैं, किसी का कोई दबाव है नहीं। मोदी ने बता दिया है, काम वही करेंगे जो देश के लिए है, और देश के लिए फिलहाल यही है कि भारत का जो एक ब्रांड बना हुआ है उसमें मोदी ब्रांड जो है एसिमिलेट हो गया है, वो ब्रांड और मजबूती से आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी पद की चिंता करते दिखे तो फिर मोदी गए, और मोदी वो दिखेंगे नहीं क्योंकि मोदी का वो स्वभाव नहीं। और यही विश्वास मोदी को मोदी बनाता है और जनता को मोदी से जोड़ता है। आप सहमत हो असहमत हो ये आपकी मर्जी, सहमत असहमत जो भी हो शेयर करें, न मानो न शेयर करें, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर जो मैंने कहा। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।